हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट रिवीजन सीरीज़। ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है और मुझे होप है कि आपने इससे पहले दोनों वीडियोस ज़रूर देख लिए होंगे। आज के इस वीडियो में हम रिवाइज़ करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी चैप्टर थर्ड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग LPG भी कहते हैं। वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के थ्रू इसको रिवाइज़ करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज़ की सबसे ख़ास बात यह है कि जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं। इससे आपको एग्जैक्ट एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का क्लियर आइडिया मिलेगा। तो अगर आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करिए। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। In which year were economic reform introduced in India? अगर क्वेश्चन में पूछे कि इन विच ईयर इकोनॉमिक रिफॉर्म, या फिर पूछ सकता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, या फिर LPG। अगर तीनों क्वेश्चन पूछे, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म पूछे, या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पूछे, या फिर LPG पूछे, इसका आंसर हो जाएगा 1991। 1991 में LPG पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इसका आंसर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, LPG रिफॉर्म स्टैंड्स फॉर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LPG जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। साइंस में जैसे हम लोग अभी से इससे पहले तक पढ़े थे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बट यहाँ पे आने के बाद थोड़ा इसका LPG का जो डेफिनेशन, जो फुल फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे इसको। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच क्राइसिस। ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में आया था वो किस लिए आया था, क्या रीज़न क्या रहा था जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा हमको, ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रीज जो भी हैं वो इंपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, तो उसके लिए पैसा कंट्री में आता भी है और पैसा कंट्री में जाता भी है। तो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था। क्राइसिस चलने का मतलब कि हम लोग सरप्लस नहीं, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट था हमारा। डेफिसिट BOP ऐसे शॉर्ट में बोलेंगे, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस केस में क्या हो जाता है कि हम लोग जो एक्सपोर्ट है वो कम करते हैं एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। जो एक्सपोर्ट हमारा, इस केस में डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट किसका देख लो, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं। इंपोर्ट जब ज़्यादा करते हैं तो कंट्री से जो आउटफ्लो है करेंसी का वो ज़्यादा होता है, तो इस केस में और इनफ्लो काफ़ी कम होता है, तो हम लोग डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट में चले जाते हैं। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो लाना पड़ा था, इसी के कारण लाना पड़ा था क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था उस टाइम पे। हमारे पास ओनली 2 वीक का ही सिर्फ पैसा बचा हुआ था, जो कि हम लोग इंपोर्ट जो कर रहे हैं उसका पैसा का क्या बोलते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं उसका पेमेंट करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग फिर LPG पॉलिसी अडॉप्ट किए थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये देखो क्वेश्चन आ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलेंगे? अभी जस्ट बताए थे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है, सारा ट्रांजैक्शंस उसमें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है सिर्फ टोटल एक्सपोर्ट ओनली, ये सब जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ओनली नहीं, दोनों को साथ में जब रखा जाए तभी बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितना भी हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कहने का मतलब जितना इंपोर्ट कर रहे हैं, जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग शो करते हैं। लिबरलाइजेशन मीन्स, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर काफ़ी जैसा ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस पहले जो गवर्नमेंट लगाई थी, जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस वी चूज विच इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी चूज़ किए थे। मिक्स्ड इकोनॉमी चूज़ किया गया था, बट पब्लिक सेक्टर का रोल काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर काफ़ी लिमिटेड काम कर रही थी, पर पब्लिक सेक्टर ज़्यादा काम कर रही थी।
तो इसके कारण का क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट का सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कहने का मतलब गवर्नमेंट का सेक्टर जो कि गवर्नमेंट चलाती है, उस पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ गया, क्योंकि वो सारा काम को कौन देख रहा था, वही गवर्नमेंट देख रही थी सब काम। तो उसमें बर्डन ज़्यादा आने के कारण वो अच्छे से काम वर्क नहीं कर पा रही थी, तो इसके कारण काफ़ी इकोनॉमिक हमारा प्रॉब्लम फेस कर रहा था इकोनॉमी। तो इसके कारण फिर लास्टली हम लोग एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किए। तो वहाँ पे जो लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन में हम लोग क्या समझे कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उसको कम किया गया। पहले काफ़ी कम ही इन सेक्टर्स थे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम कर रही थी, बट आफ्टर लिबरलाइजेशन उनको काफ़ी मतलब राइट्स मिल गया कि आप और भी सेक्टर्स में काम कर सकते हो। तो यही एक प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस से हटाया गया। तो ये हो जाएगा लिबरलाइजेशन का मतलब। प्राइवेटाइजेशन, जैसे ये चैप्टर का नाम ही है ना, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बस इसके बारे में ही हम लोग इसको पढ़ना है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब समझ गए, प्राइवेटाइजेशन का समझ लेंगे, फिर ग्लोबलाइजेशन का समझ लेंगे, तो चैप्टर हो गया ख़त्म बस। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है हम लोग पढ़ने के लिए। प्राइवेटाइजेशन मीन्स, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है इसमें पहला ही हो जाएगा ऑप्शन हमारा सही, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। वही बताया अभी जस्ट कि जितने भी मतलब वर्क जो हो रहा था इकोनॉमिक वर्क, वो सब पब्लिक सेक्टर कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब पॉलिसी अडॉप्ट हुआ तो पब्लिक सेक्टर से ट्रांसफ़र कर दिया गया किसको, प्राइवेट सेक्टर, कि हाँ प्राइवेट सेक्टर्स भी उसमें काम कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्या है ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड बना है वो ग्लोब से बना है। ग्लोब मतलब क्या, पूरा वर्ल्ड। तो वही है ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि एक इकोनॉमी को दूसरे सारे इकोनॉमी से जोड़ देना, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, जो इंडिया का इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ देना, उसको बोलेंगे क्या, ग्लोबलाइजेशन। मतलब ओपन इकोनॉमी हो जाना। ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें फिर इंपोर्ट भी करेंगे हम लोग दूसरे कंट्रीज से और एक्सपोर्ट भी करेंगे। फॉरेन की कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं वो हमारे कंट्रीज़ में आएंगी, हमारे कंट्रीज़ की कंपनी फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगी। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। विच इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग क्राइसिस। जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था हमारा, उस समय कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे, वो हो जाएगा आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो आईएमएफ है यही क्या करती है कि लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको अगर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन से उन लोग अगर गुजर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। तो वही है आईएमएफ से, आईएमएफ क्या करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। असिस्टेंस कहने का मतलब हेल्प प्रोवाइड करती है। आईएमएफ का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में अभी हम लोग सब लोग जान रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी के टाइम में चल रहा है स्टॉक मार्केट, शेयर, ये सब निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब जो चीज़ें हैं, इसको कौन रेगुलेट करता है, क्योंकि इसको भी रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी बनाई गई है। तो इसको रेगुलेट कौन करता है ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सेबी। जो सेबी है इसका फुल फॉर्म देख लो, फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का क्या काम है कि जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करना, जिससे कि मतलब किसी को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, उसमें कोई फ्रॉड ना हो, यही है सेबी का काम। फिर क्वेश्चन है सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, सेबी को एस्टैब्लिश कब किया गया था। सेबी अगर एस्टैब्लिश्ड पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो एस्टैब्लिश पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा 1988। 1988 इसका आंसर हो जाएगा। बट लीगल पावर अगर पूछे कि सेबी को लीगल पावर कब मिला था, वर्क करने का लीगल पावर जो मिला था वो 1992 में मिला था। ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब
डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। जो पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट के सेक्टर है वो अपना जो भी है शेयर्स है वो सेल कर रही है, किसको? प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। तो उसको बोलेंगे क्या? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? उनको फंड अगर कलेक्ट करना होता है इकोनॉमी से तो इस केस में डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। लोग परचेज करेंगे उनका शेयर गवर्नमेंट का, तो ऐसे इसमें क्या होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई जैसे ज़्यादा हो गया है उस टाइम पे भी गवर्नमेंट क्या करती है? डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अपना जो भी है वो शेयर्स वो सेल करेगी। सेल करने से क्या होगा कि लोग उसको परचेज करेंगे और जो पैसा है लोगों से किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इससे मार्केट में जो मनी सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा, मनी का सप्लाई कम हो जाएगा। तो इस केस में वही गवर्नमेंट ऐसा शेयर्स जो है वो अपना शेयर करती है, इसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड GATT? गैट जो है इसको कौन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कि रिप्लेस कर दिया था? ये पहले था, इसका फुल फॉर्म देख लो क्या होता है गैट का फुल फॉर्म। जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड ये था पहले नाम, इसको रिप्लेस कर दिया गया था किसके द्वारा? इसको रिप्लेस किया गया था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पहले नाम था जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, बट इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों किया गया था? टू प्रोमोट फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड कहने का मतलब ट्रेड पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, और मतलब टैरिफ्स ये सब नहीं लगाना, टैक्सेस नहीं लगाना इसके लिए। दूसरा हो गया रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स। रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, तो ये दो काम करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, कब बनाया गया था? 1995 में। इसको याद करने वाला ये याद कर लेना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, FDI, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे क्या? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो सैमसंग की कोई कंपनी है वो यहाँ पे अपना स्टार्ट कर रही है, इसको क्या बोलेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। लाइसेंस राज रेफर्स टू, लाइसेंस राज किसको बोलेंगे? लाइसेंस राज हो गया एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल थ्रू लाइसेंसेस। काफ़ी ज़्यादा मतलब कोई भी आपको कंपनी स्टार्ट करनी हो उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस बनवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्या? लाइसेंस राज। तो ये एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल थ्रू लाइसेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबरलाइजेशन इनकरेजेस। लिबरलाइजेशन है क्या इनकरेज करता है? लिबरलाइजेशन होने के बाद क्या इनकरेज होगा? क्या मोनोपोली कंपटीशन इनकरेज होगा, या फिर मोनोपोली, गवर्नमेंट कंट्रोल, आइसोलेशन? जो लिबरलाइजेशन होने के बाद हमारा मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होगा। कैसे कंपटीशन होगा? क्योंकि लिबरलाइजेशन अलाउ करेगा मेनी कंपनीज टू एंटर द मार्केट। लिबरल हो जाएगा तो काफ़ी कंपनीज मार्केट में एंटर करेंगी। अब मार्केट में जब एंटर करेंगी तो लिबरलाइजेशन से क्या क्या बेनिफिट्स होगा देखो यहाँ थोड़ा समझ लो। बेनिफिट्स क्या क्या हो सकता है इससे? पहला बेनिफिट होगा तो बेटर क्वालिटी मिलेगा हमको, जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। दूसरा हो जाएगा लोअर प्राइसेस।
लोअर प्राइसेस। थर्ड हो जाएगा इनोवेशन, देखा जाएगा काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन होगा, इनोवेशन। तो ये सब बेनिफिट्स है किसका, लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आएंगी, तो उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन देखा जाएगा। कंपटीशन के कारण क्या होगा कि जो क्वालिटीज़ हैं सब लोग चाहेंगे कि बेटर क्वालिटी करें, और जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएगा। अगर सिंगल सेलर होता है जिसको हम लोग मोनोपोली मार्केट बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि प्राइस मेकर होता है मोनोपोली में फर्म जो होता है, तो उसमें प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। बट जहाँ ज़्यादा सेलर्स आएंगे, फर्म्स आएंगे, तो उसमें प्राइसेस लोअर हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन होगा। तो ये होगा लिबरलाइजेशन का बेनिफिट्स। प्राइवेटाइजेशन इम्प्रूव्स। प्राइवेटाइजेशन क्या इम्प्रूव करेगा, प्राइवेटाइजेशन से इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा। इफ़िशियंसी कैसे बढ़ेगा कि लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट, अभी बैंक का एग्जांपल देख लो, जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे क्या होता है कि लोग जो जितने भी वर्क करते हैं काफ़ी इफ़िशियंटली काम करते हैं, बट गवर्नमेंट वाले में क्या है कि वो उतना इफ़िशियंटली काम नहीं करते हैं। तो प्राइवेट होने के बाद क्या होगा कि इफ़िशियंसी, लोगों का इफ़िशियंसी, उसके साथ साथ जो रिसोर्सेस हैं, इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा, उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद मतलब ये होता है, रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर फिजिकल रिसोर्स हो। ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब इसके आगे चैप्टर्स में मिलेगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले में फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ये कंप्लीट रिवीजन सीरीज है, हम लोग सारे चैप्टर्स को ऐसे एमसीक्यूज के थ्रू पूरा रिवाइज करेंगे। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू, ग्लोबलाइजेशन से क्या बेनिफिट होता है, इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा कि फॉरेन ट्रेड हमारा बढ़ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन अभी एक पहले क्वेश्चन आया था, उसमें बताएं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगेगा, दूसरे कंट्री से लिंक हो जाएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, तो यही होगा कि फॉरेन ट्रेड हमारा बढ़ जाएगा ग्लोबलाइजेशन से। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड, अभी पहला ही क्वेश्चन बताया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म पूछे या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको NEP भी बोलते हैं, NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पूछे या फिर LPG, सब सेम ही है। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था वो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। और ये जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह हमारे क्या थे उस टाइम पे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, और अगर पूछे कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो वो हो जाएगा आंसर PV नरसिम्हा राव। तो हम लोग ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ में हम लोग 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें कि पूरे चैप्टर हम लोग रिवाइज कर लिए MCQs के थ्रू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो डैट कि आगे जो आने वाले वीडियोज़ हैं आपके पास पहुँच सके। सो थैंक यू।